हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो आपके पास एक लूप होता है, उस लूप के कारण लूप के सेंटर पर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था, अगर हमारे पास एक लूप है, उसकी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस पर किसी एक बिंदु पर बी क्या हो। इस डेरिवेशन को हम पढ़ रहे थे, हमने इसे आधा कर लिया था। तो हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि हमारे पास एक क्या है, वृत्ताकार पाश है और हम जिसका जो त्रिज्या है वो ए है। अब ये जो ओ है, ओ से क्या हो रहा है, पास एक्सेस पास हो रही है। अब यहाँ पर पी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, पी बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट माने थे सी और डी, जो कि ऑपोजिट एलिमेंट थे, ठीक है। उसे हमने डीएल माना था और इनकी दूरी जो है पी से आर थी। फिर हमने क्या किया, हमने बी पी बिंदु पर इस डीएल के कारण जो है डीबी की वैल्यू निकाली थी। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, जो आपका ठीक है, जो यहाँ पे हमने बायट-सेवर्ट लॉ का यूज किया था और हमने क्या किया था, हमने डीबी की वैल्यू यहाँ पे निकाली। ठीक है, डीबी की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली थी, हमने सारी वैल्यूज डाल दी थी। और डीबी हमने किसके लिए निकाला था, सी पर जो डीएल एलिमेंट है, इसके कारण पी बिंदु पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो डीबी था। इसके बाद हमने डी बिंदु पर जो एलिमेंट है उसके कारण पी बिंदु पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसे हमने निकाला डीबी डैश, उसका मान निकाला। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाला डीबी और डीबी डैश। डीबी ये आपका ये है और डीबी डैश आपका ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को जो है तोड़ेंगे या डीबी को इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसमें तोड़ेंगे। तो डीबी के लिए हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा डीबी साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा मिलेगा डीबी कॉस थीटा। इसी तरीके से डीबी डैश के लिए हमें मिलेगा डीबी डैश कॉस थीटा और ये आपका डीबी डैश साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा ये दोनों ऑपोजिट हैं। और अगर हम बात करें डीबी साइन थीटा और डीबी डैश साइन थीटा की, तो ये दोनों एक ही दिशा में है। अब यहाँ पर पी वाई आपका डीबी कॉस थीटा है और पी वाई डैश डीबी डैश कॉस थीटा, दोनों विपरीत दिशा में है, दिशा दोनों की विपरीत है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी विल स्प्लिट db and db dash into its rectangular component। ठीक है, यानी db तथा db डैश को हम कंपोनेंट्स में जोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा db cos थीटा, ठीक है, और db sin थीटा। इसी तरीके से db डैश cos थीटा और db डैश sin थीटा। ठीक है, अब जो आपका db cos थीटा है और db डैश cos थीटा है, ठीक है, ये दोनों विपरीत दिशा में है, जैसे कि आप जानते हैं दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आप लिखेंगे db cos थीटा तथा db डैश cos थीटा विपरीत
दिशा में है। db cos theta and db dash cos theta are in opposite direction। तो इस कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। so they will cancel each other। ठीक है, अब हम बात करेंगे db sin थीटा और db डैश sin थीटा। तो क्या लिखेंगे आप, db sin थीटा तथा db sin थीटा तथा db डैश sin थीटा एक ही दिशा में है। db sin थीटा तथा db डैश sin थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों आपस में एक साथ जुड़। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ एक जो है दो एलिमेंट लिए सी और डी पर, इसके कारण हमने पी बिंदु पर जो है डीबी और डीबी डैश की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है, उसका हमने कौन सी कंपोनेंट की बात करी, इस यानी डीबी डैश साइन थीटा, डीबी डैश डीबी साइन थीटा फाई की। तो यहाँ पे डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई जो है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, जिसके कारण हमें डीबी का मान यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने छोटे छोटे दो कंपोनेंट लिए, इसी तरीके से हम इस रिंग में, ये जो आपके पास पाश है या जो वलय है, इसमें हम जो है बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं, और उन एलिमेंट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ले सकते हैं। सबके लिए क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो साइन कंपोनेंट है वो ऐड हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dB की वैल्यू dB साइन थीटा लेके, ठीक है, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ताकि dB की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे, तो P एट P यानी P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dB साइन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ये नोट करेंगे इन्हें। यहाँ पे एक चीज होगी है मिस, ये आपका यहाँ पे फाई है, ठीक है, थीटा नहीं है फाई, हमने एंगल यहाँ पे फाई लिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमने कितना लिया है, फाई है, थीटा लेते तो थीटा होता। ठीक है, तो यहाँ फाई है। अब यहाँ पर आप dv की वैल्यू रख देंगे, v बराबर इंटीग्रेशन, dv की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन। ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा आपका, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाइव भी यहाँ पे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम साइन फाई की वैल्यू निकालें, ठीक है, साइन फाई की यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे। साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a अपॉन आर, ठीक है, a अपॉन आर आएगा। और r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पिछले लेक्चर में, हमने जो है r की वैल्यू भी निकाली थी, कितनी थी, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू रख देंगे a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन dl। अब यहाँ पे जब हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे, dl क्या है, 5 का एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। अब जब हम इसका जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो है जो आपका सर्कमफेरेंस है वो आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा 2 पाई a। a क्या है, त्रिज्या है 5, a त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, और ये हो जाएगा 2 पाई। इसे सॉल्व करेंगे, b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ये 1 है, ये हाफ है, ऐड हो जाएगा 3/2, 3/2 ऊपर आ जाएगा 2 पाई a का, ठीक है। c की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप फर्दर लिख सकते हो, b बराबर म्यू नॉट 2 पाई a स्क्वायर आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप। अब इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, दिशा किधर होगी इसकी, इस तरह p x, तो px इसकी दिशा होगी, तो आप लिखेंगे अलोंग px, ठीक है। अब इसमें हम एक केस पढ़ लेते हैं। केस क्या है, केस है जब p बिंदु सेंटर पे, ठीक है, जब p बिंदु पाश के केंद्र पर हो, तो इस केस में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई अपॉन a स्क्वायर होल 3/2। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट 2 पाई a स्क्वायर आई 4 पाई a, ठीक है। अब इसी तरीके से n नंबर ऑफ टर्न के लिए, n पाश के लिए या कुंडली के लिए, b की वैल्यू होगी म्यू नॉट 2 पाई n a स्क्वायर आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है और इसका फॉर्मूला। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात की थी, और हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है
वो आपके डाइपोल्स के बीच में होता है और इसकी डायरेक्शन हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव ली थी और दोनों जो आपके चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है और उन्हें कुछ दूरी पे रखा जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण की। तो जब भी हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लूप है, ठीक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है तो जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो क्या होता है, वो गुणनफल होता है किसका, एम्पियर टर्न का और एरिया, ठीक है, यानी जो आपका लूप का एरिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप is equals to the product of ampere turn and area of current loop। चुंबकीय आघूर्ण जो है वो बराबर होता है गुणनफल के एम्पियर टर्न, ठीक है, और करंट लूप का। माना किसी चुंबक के ध्रुव की प्रबलता m है तथा प्रभावी लंबाई 12 है, तो परिभाषा से चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m बराबर m इंटू 12 और यहाँ पे m क्या है, आपकी ध्रुव की प्रबलता, यानी क्या होगा, ये आपकी इंटेंसिटी होगी पोल की और 12 क्या है, लंबा। चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसकी चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है, ठीक है, नोट। अब यहाँ पे हमने एक लूप की बात करी है, लूप से क्या हो रहा है, करंट फ्लो। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लूप में जैसे करंट फ्लो होता है तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उत्पन्न हो। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक लूप है, कुंडली, ठीक है, पहले फिगर देखते हैं, फर्स्ट फिगर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, प्रवाहित, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है, जिस भी लूप से प्रवाहित हो रहा है, वहां पे हमेशा नॉर्थ पोल जनरेट होता है। कैसा जनरेट होता है, नॉर्थ। वहीं अगर किसी कुंडली पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो तो वहां पर या उस कुंडली पर जो है साउथ पोल जनरेट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी कुंडली से धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा की जो दिशा है वो कैसी है, वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। वहीं अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो वहां पर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल as observed by the observer in anti-clockwise direction, then we consider that side of coil as north। क्या कहा गया है, जब भी किसी कॉइल से धारा प्रवाहित हो रही है और कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो उस कॉइल पर जो है नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। When current flowing in a coil as observed by the observer is in clockwise direction, then we consider that side of coil as south। और इसी तरीके से अगर किसी कॉइल या कुंडली से धारा प्रवाहित होती है और धारा की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो वहां पर साउथ पोल जनरेट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज में साउथ पोल जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, किसी सर्किट से जब भी कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा का जो है, जो उसका विद्युत जो क्षेत्र प्रेरक है वो कितना होता है, ये यहाँ पे बता। बेसिकली एम्पियर सर्किटल लूप जो है लॉ एक क्लोज लूप के लिए, क्लोज पाथ के लिए होता है। मान लीजिए ये एक
वायर है, इससे धारा प्रवाहित, तो हम क्या मानेंगे कि ये क्लोज लूप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस क्लोज लूप के लिए, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स आई। अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो डीबी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, तो यही आपका क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स। एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है, उसका लाइन इंटीग्रल बराबर होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि धारा के लंब तल से धारा का वाहन करने वाले तार के चारों ओर एक बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के म्यू नॉट गुणा के बराबर है। तो आपका ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल डीबी बराबर म्यू नॉट आई। मान लीजिए धारा बह रही है, हम इसके चारों तरफ एक क्लोज पाथ मान लेंगे, यहाँ से मान लीजिए आई करंट बह रहा है, तो यहाँ पर जो होगा आपका फॉर्मूला होगा इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई हो, यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो आई जो होगा वो आई नेट होगा, यानी कुल धारा। ठीक है, कुल धारा का मतलब है कि टोटल कितनी धारा यहाँ से प्रवाहित। यहाँ पे हमने एक की बात करी, मान लीजिए दो तार हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है I1 और I2, दोनों की दिशा क्या है, एक। तो यहाँ पे जो I का मान होगा वो दोनों का योग हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल B डॉट EL बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर डायरेक्शन विपरीत है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I1 माइनस I। इस तरीके से आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो। ठीक है, नोट करें। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है और ये हमने ले लिया है क्लोज एरिया, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया डीएल, इसकी दिशा ये है और करंट की भी हम मान लेते हैं दिशा ये। तो यहाँ पे तो ये इसकी दिशा आपकी इधर की तरफ है। अब हम यहाँ पे जो है हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी और डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल बी की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, और आपके पास डीएल आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस। ठीक है, और यहाँ पे बी और डीएल, तो बी की और डीएल की, अब यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ हो रही है। अगर हम इस तरीके से राइट हैंड स्क्रू रूल देखें तो ये अंगूठा अगर आपकी करंट की दिशा को दर्शा रहा है, तो जब आप उंगलियां फोल्ड करते हैं तो वो किसको दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की दिशा भी यही है जो डीएल की दिशा है। तो यहाँ पे थीटा का मान 0। ठीक है, ये आपके करंट को दर्शा रहा है और ये जो गोल आपका रिंग है ये किसे दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बी।
cos 0 आपका 1 होता है। तो ये हो जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल dl, dl क्या है, इसका एक एलिमेंट। इसको अगर हम पूरा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई, ठीक है, r, r अगर रेडियस माने तो 2 पाई r। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, यहाँ पे 2 पाई आएगा, 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r इंटू 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl बराबर हो जाएगा म्यू नॉट। नोट, तो बच्चों आज हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।